नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वन डायरेक्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट में। प्यारे दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा था श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में एक क्लास हो चुकी है, आज दूसरी क्लास आपके सामने हो रही है। ठीक, तो श्वसन तंत्र के बारे में हमने उस दिन आपको सब बता दिया था। रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक, इसमें एक लेक्चर हो चुका है। हमने बताया था आपको कि मेन श्वसन अंग क्या होता है, प्रमुख जीव कहाँ से श्वसन करते हैं, इसके बाद ऑक्सी श्वसन क्या होता है और अनऑक्सी श्वसन क्या होता है, ये सारी चीजें हम बता चुके थे आपको। आज जो हमने बताना था वो बताना है मानव श्वसन अंग के बारे में। किसके बारे में? मानव श्वसन अंग। और मानव का जो श्वसन अंग होता है वो क्या होता है? फेफड़ा। ठीक, यानी बोले तो लंग्स। ठीक, हम आपको लंग्स के बारे में डिटेल में बताएंगे। ठीक, तो लंग्स सबसे पहले हम फिगर के माध्यम से आपको बताएंगे कि लंग्स किस टाइप का है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनमें बाइकोस क्या करते हैं, इनमें डायफ्राम क्या है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप फिगर बनाना यहाँ से स्टार्ट करिएगा। ये है हमारा नासा गुहा। क्या है? नासा गुहा। हमने बताया था कि जो हम सांस लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? नाक से। ठीक, इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये होता है ग्रासा ग्रसनी। एक एक पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं ग्रासा ग्रसनी। इसके नीचे होता है कंठ यानी गला। क्या होता है? कंठ, गला। ये होती है आपकी वायु नलिका। यहाँ से क्या होती है? वायु जाती है, वायु नलिका। ठीक, इसके बाद जो हमारा मेन होता है ये अंगूर के जो गुच्छे की तरीके हमें दिखाई दे रहे हैं, ये होते हैं वायुकोश। क्या होते हैं? वायुकोश। ठीक, तो इनको हम कहते हैं वायुकोश। ठीक, इसी वायु नलिका का काम होता है कि सांस को कहाँ ले जाना? वायु कोष तक ले जाना। यहाँ से भाई ये सीधे जाएगी तो यहाँ पहुँचेगी तो फिर बाह्य श्वसन हो जाएगा, लेकिन यहाँ से इस साइड जाएगी तो हमारा क्या होगा? आंतरिक श्वसन होगा। कहाँ तक जाएंगी? वायु कोष में। और वायु कोष में ऑलरेडी पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई है, जब ये प्रेशर से जाएगी तब वो वाली बाहर निकलेगी और कौन? ऑक्सीजन वाली पहुँच जाती है। बस यही सिस्टम चलता रहता है। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज़ और होती है, इनको बोलते हैं सूक्ष्म श्वास नलिका। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म श्वास नलिका। ठीक, और ये आपको जो दिखा रहे हैं ये होते हैं वायुकोश, इनको इंग्लिश में बोलते हैं एल्वेओली। ठीक, लंग्स के जस्ट नीचे होता है डायफ्राम। क्या होता है? डायफ्राम। कई बार पूछा है कि बताइए डायफ्राम क्या करता है, ये क्या काम है? तो यहाँ पे तो इसका ये काम है कि जब हम सांस लेते हैं तो संकुचन प्रकुंचन होता है, मतलब हम सिकुड़ता है और फैलने का काम करता है। तो ये क्या करता है? सिकुड़ने और फैलने का काम करेगा। ठीक, लेकिन वैसे बेसिकली अगर इसका कोई रोल पूछा जाए तो हमारी जो बॉडी होती है, पहले भी हम बता चुके हैं एक बार इसके बारे में, बॉडी को दो पार्टों में डिवाइड करने का काम कौन करता है? डायफ्राम करता है। ठीक, ये हमारी बॉडी की जो दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है वक्ष गुहा
और दूसरी होती है उदर गुहा। दूसरा क्या होता है? उदर गुहा। ये बक्ष गुहा और उदर गुहा को दो पार्टों में डिवाइड करने का काम करता है, जिसको बोलते हैं डायफ्राम। ठीक, यहाँ पे इसको लिख लीजिए डायफ्राम। ये है आपका डायफ्राम। ठीक, ये इतनी बात क्लियर हो गई। ये आपका संपूर्ण क्या बना? कंप्लीट आपका फिगर बन गया। इस फिगर को हम देखेंगे अब और एक एक चीज जानेंगे इसमें कि एक एक चीज क्या है। लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझिए और हम जो बोलें उस चीज को आप नोट करिएगा। ठीक, हम नहीं लिखेंगे इस पर, ठीक है, आपको लिखना है। तो सबसे पहली बात आती है कि हम सांस लेते कहाँ से हैं। ठीक, तो जो हमने सांस बताया था, सांस हम लेते हैं नाक द्वारा। ठीक, और लेनी चाहिए। ठीक है, जब हम दौड़ते हैं, ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं, तो हम कहाँ से? नाक से ही लेते हैं। ठीक है, जब हम नाक से जैसे ही सांस लेते हैं, ठीक, तो नाक से जैसे सांस लेंगे तो नाक में दो चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि बताइए नासा गुहा में जो हमारे श्वास का फिल्ट्रेशन करता है वो किसके माध्यम से होता है? तो वो होता है हमारा किसके माध्यम से? सीलिया के माध्यम से। सीलिया छोटे छोटे रोए होते हैं और वो रोए क्या करते हैं? इसका फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। ठीक, तो आप यहाँ पे कहीं लिख सकते हैं। ठीक, इस पहले फिगर को आप कंप्लीट बना लीजिए। ठीक, फिर आप लिख लीजिए वहाँ पे नासा गुहा क्या कार्य करती है। यह है हेडिंग डाल लो नासा गुहा। तथा वायु को गीला भी रखती है। वायु को क्या रखती है? वायु को गीला रखती है। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? फिगर की वजह से हम आपको ये इतना मिटाए दे रहे हैं। अब आप यहाँ देखना। ठीक, नासा गुहा में एक तरल पदार्थ पाया जाता है। नासा गुहा में क्या पाया जाता है? एक तरल पदार्थ पाया जाता है और उस तरल पदार्थ का नाम होता है म्यूकोसा। क्या होता है? म्यूकोसा, या इसी को हिंदी में बोलें तो श्लेष्मा। ठीक, क्या? श्लेष्मा। ये श्लेष्मा करता क्या है कि नासा गुहा का काम है हमारे श्वास का फिल्ट्रेशन करना। सांस का क्या करना? फिल्ट्रेशन करना। और जैसे ही फिल्ट्रेशन होगा तो फिल्ट्रेशन होते समय क्या करेगा? जो डस्ट पार्ट होते हैं वो कहाँ पे चिपक जाते हैं? इसी म्यूकोसा में, इसी श्लेष्मा में चिपक जाते हैं। ठीक, समझ रहे? और जब भी हम क्या करते हैं? वेस्ट को बाहर करते हैं तो हम नाक द्वारा क्या कर देते? बाहर। तो हमारे डस्ट पार्ट कहाँ चले जाते? बाहर चले जाते हैं। दूसरी चीज जो फिल्ट्रेशन का काम करती है वो करती है सीलिया। ठीक, तो जो छानने का काम करती है वो क्या करती है? सीलिया। कभी भी पूछ लिया जाए कि जो फिल्ट्रेशन का या गैस जो हवा का सॉरी वायु का क्या करती है? फिल्ट्रेशन करती है। कहाँ पर? नासा गुहा में। नासा गुहा में। ठीक, किसके माध्यम से? सीलिया के माध्यम से। वायु का क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है नासा गुहा में। तो ये बात तो हो गई हमारे कहाँ की? नासा गुहा की। इस नासा गुहा में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने आपको बता दिए। ठीक, इसके बाद जो हमारी बात होगी अब वो आएगी अपनी किसमें? ग्रासा ग्रसनी। किसमें आएगी? ग्रासा ग्रसनी। तो ग्रासा ग्रसनी में हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ग्रासा ग्रसनी। और ग्रासा ग्रसनी एक ऐसा पार्ट है जो हमारे पाचन तंत्र व श्वसन तंत्र दोनों का अंग है। क्या है? जो हमारे पाचन तंत्र व श्वसन तंत्र दोनों का अंग है। ठीक, तो हेडिंग डालेंगे हम ग्रासा ग्रसनी। फिगर आप देखते रहिएगा, इसी वजह से हम फिगर को टच नहीं कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि फिगर से आपको समझ में आएगा और हम आपको बताएंगे कि ग्रासा ग्रसनी होती कहाँ है और ग्रासा ग्रसनी क्या काम करती है। ठीक, यहां लिखेंगे यह एक ऐसा भाग है, थोड़ा नीचे लिखेंगे, ऊपर दिख नहीं रहा होगा। ऐसा भाग है
जो सॉरी ऐसा अंग है, ऐसा लिखो, एक ऐसा अंग है जो पाचन तंत्र, अभी आपको हम समझाते हैं, पाचन तंत्र व श्वसन तंत्र दोनों का अंग है, दोनों का अंग है। ठीक, ये कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमारा पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का अंग होता है। ठीक, तो समझो अब यहाँ पे हमने सपोज ये हमारी नासा गुहा होता है और ये हमारा क्या है, मुख है। ठीक, यहां से श्वास आई और यहां से सपोज भोजन आया। ठीक, आपने देखा होगा कहते हैं कि जब खाना खाते समय हमें बोलना नहीं चाहिए ज़्यादा। ठीक, अच्छी बात है। दूसरी बात, कभी कभी हम क्या करते हैं, बोल भी देते हैं। ठीक, या हम कभी कभी देखा होगा दूध पी रहे होते हैं और हमको क्या हो जाता है, तुरंत वॉमिटिंग हो जाती है। ठीक, या हमें फंदा टाइप का लगता है। क्यों लगता है? ठीक, इस वजह से कि हम हो सकता है कुछ खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, हम जल्दी जल्दी बोल भी रहे हैं या जल्दी जल्दी खा रहे हैं। तो जल्दी में होता क्या है कि जो ये ग्रासाग्रसनी है ना, ये ग्रासाग्रसनी जाने का एक ही मार्ग है ये। ठीक भाई, ये ग्रासाग्रसनी क्या है, यहाँ है और यहीं से श्वास भी अंदर जा रही है और यहीं से भोजन भी अंदर जा रहा है। ठीक, ये ऐसे जैसे ही जाएगा तो कभी कभी जल्दी में होता क्या है, सांस को जाना चाहिए कहाँ, इधर, और भोजन को जाना चाहिए कहाँ, इधर नीचे स्टोमक तक। ठीक, तो गलती से जल्दी जल्दी में होता क्या है कि भोजन जब हम क्या है, सांस के साथ कहाँ, दूध इधर चला जाता है या चावल के तिनके थोड़ा इधर चले गए तो तुरंत हमें क्या होता है, वॉमिटिंग हो जाती है। हो जाती कि नहीं? तो ये तुरंत वापसी मारेगा और कहाँ, फिर नाक से कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है। देखा है जब हम दूध पीते हैं और कभी कभी हंस दिए बीच में तो हमारा दूध कहाँ, सीधे नाक से बाहर निकलता है। क्यों? क्योंकि जो जगह जाने लायक नहीं थी, जहाँ दूध को नहीं जाना चाहिए था, यानी फूड मटेरियल को जहाँ नहीं जाना चाहिए था वहाँ वो गलती से चला गया। ठीक, इसी वजह से खाना कैसे आस्ते से खाएं, धीरे धीरे खाएं, जिसकी जो जगह है वो ऑटोमेटिक अपने आप जगह पे पहुंचेगी चीज़ें। ठीक, जल्दी में खाते हैं तो यहाँ पे जब जैसे ही भोजन पहुंचेगा तो क्योंकि वो तो उसकी जगह है नहीं, तो तुरंत क्या करेगा, वापसी करेगा, और जब वापसी करेगा तो तुरंत कहाँ आएगा, नाक के माध्यम से बाहर आएगा। समझ रहे? ठीक, और इसी ये होती है ग्रासाग्रसनी। तो ग्रासाग्रसनी ऐसा अंग है जो पाचन व श्वसन तंत्र दोनों का क्या है, अंग है, क्योंकि सांस भी यहीं जा रही है उसी के माध्यम से और हमारा भोजन भी है वो उसी के माध्यम से जा रहा है। ठीक, तो ये हो गई आपकी ग्रासाग्रसनी। इसकी बात दूसरी चीज, दूसरा आपका आता है कंठ यानी गला। तो गला को हम और एक नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं ध्वनि पेटी। कंठ, गला, या इसी को बोलते हो ध्वनि पेटी। ठीक, ठीक है। तो कंठ और गला देखते हैं। जो हमारा गला है, अब इसमें क्वेश्चन क्या होते हैं, आवाज, ध्वनि पेटी। आवाज कहाँ से निकलती है, कंठ से, गला से। ठीक, प्रेषित करने का काम करती है आवाज, जो हमारे धकेलने का काम करता है या निकालने का काम करता है वो गला। दूसरी बात, यहाँ पूछता है कि यहाँ पे एक पतली परत होती है, क्या होती है, गले में के नीचे, कंठ के नीचे एक पतली परत होती है और वह किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की बनी होती है। बनी होती है, जिसे एडम एपल्स कहते हैं, जिसे एडम एपल्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एडम एपल्स कहते हैं, और यह मेल में पाई जाती है और फीमेल में नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन आता है, बताइए हमारे
कंठ या गला में ऐसी कौन सी चीज होती है जो मेल में नहीं पाई जाती है, सॉरी मेल में पाई जाती है और फीमेल में नहीं पाई जाती। इसी वजह से आपने देखा होगा जो पुरुष बोलते हैं उनकी आवाज़ कैसी निकलती है, भारी निकलती है, और जो लड़कियां हैं या फीमेल हैं, जो स्त्रियां हैं, वो कैसी हैं, उनकी आवाज़ कैसी होती है, पतली होती है। क्यों? क्योंकि उनमें एडम एप्पल्स नहीं पाया जाता है। ठीक, ये किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की बनी होती है। किस कारण से आवाज़ पतली होती है, एडम एप्पल्स जिस उनके पास नहीं होता है और हम लोगों के पास होता है। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ तक की क्लियर हो गई। दूसरी बात अब आते हैं हम वायु नलिका के बारे में। तो वायु नलिका में कुछ नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है हम केवल उसी के बारे में लिखाएंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। वायु नलिका का काम है केवल वायु को वायु कोष तक पहुँचाना। वायु नलिका क्या करती है हमारी, वायु नलिका वायु कोष तक पहुँचाती हैं। ठीक, यहाँ से मान लो वायु ये आ रही है तो इसको यहाँ तक ट्रांसपेरेंट करना है, सॉरी यहाँ से ट्रांसफर करना। ठीक, ये काम किसका है, वायु नलिका का। ठीक, अब आते हैं हम नेक्स्ट वायु कोष के बाद, किसके पास, वायु कोष। तो जो हमारे वायु कोष हैं, कई बार पूछा है कि बताइए श्वसन तंत्र की इकाई, कौन होती है, वायु कोष, वायु कोष। ठीक, अगर कभी पूछे फेफड़े की इकाई, वायु कोष। ठीक, इकाई तो बेटा सबकी होती है, समझ रहे हैं ना। हमने आपको उत्सर्जन तंत्र भी पढ़ाया था और वहां भी हमने आपको बताया था क्या, किडनी जब पढ़ाई थी तो उसमें भी छोटी छोटी सूक्ष्म नलिकाएं थी जिसको बोलते हैं नेफ्रॉन। ठीक, और वो नेफ्रॉन क्या कर रही थी, इसमें क्वेश्चन क्या आता है उत्सर्जन तंत्र में, वो पूछता है कि बताइए किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या होती है, तो नेफ्रॉन होती है। तो इसमें अगर पूछे कि बताइए वायुकोष की जो इकाई होती है, श्वसन तंत्र की जो इकाई, सॉरी इसकी श्वसन तंत्र की जो इकाई होती है वो क्या होती है, वायुकोष, या फेफड़े की जो इकाई होती है वो क्या होती है, वायुकोष। क्यों? क्योंकि सर जो भी चीजें बनी है एक दूसरे से मिक्सअप से ही बनी है। ठीक, तो फेफड़े की जो इकाई है वो क्या है, वायुकोष, और वायुकोष ही हमारे क्या है, प्रमुख जो श्वसन का अंग होता है। ठीक, क्योंकि इसी से हमने पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो आंतरिक श्वसन और बाह्य श्वसन क्या होते हैं। ठीक, तो आंतरिक श्वसन और बाह्य श्वसन हमने क्लियर आपको कर दिया था कि जो हमारी अंदर तक हवा चली जाती है। वायुकोष होता क्या है, वायुकोष में सिस्टम क्या होता है, वायुकोष में हम बता रहे हैं आपको, जो वायुकोष ये हैं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड वाली गैस भरी रहती है। ठीक, और इसके बाद जब प्रेशर से ये वाली गैस जाती है ऑक्सीजन वाली, और प्रेशर से जाएगी तो ये किसी भी चीज में प्रेशर जब पड़ता है तो वो वाली चीज कहाँ बाहर आ जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाली गैस कहाँ आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, और उसकी प्लेस पे क्या पहुंच जाएगी, ऑक्सीजन वाली गैस पहुंच जाती है। ठीक, इसी वजह से अगर क्वेश्चन ये भी पूछे बताइए आंतरिक श्वसन कहाँ होता है, तब भी आप बताएंगे कहाँ पे, वायुकोष में। आंतरिक श्वसन कहाँ होता है, वायुकोष। ये बात है क्लियर हो गई, वायुकोष की इंपॉर्टेंट फैक्ट है वायुकोष। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे, अब वायुकोष के बाद आता है डायफ्राम। क्या आता है, डायफ्राम। तो डायफ्राम ये है कि जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो जो संकुचन का काम होता है वो डायफ्राम के माध्यम से होता है। इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि हमारे बॉडी के दो पार्टों में जो डिवाइड करने का काम करता है वो कौन करता है, डायफ्राम करता है। ठीक, क्योंकि ये डायफ्राम कहाँ होता है, लंग्स के जस्ट तुरंत नीचे होता है, तो हमारे दो पार्टों में डिवाइड करेगा, यानी वक्षस्थल को ऊपर और उधर जो गुहा होती है वो कहाँ नीचे होती है, तो दो पार्टों में क्या करता है, डिवाइड करता है। कभी पूछ ले तो डायफ्राम के बारे में आप आराम से बता सकते हैं। ठीक, तो फिगर की तो ये बात पूरी क्लियर हो गई आपको। ठीक, अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, या उनको आप वन लाइनर कहिए या कुछ भी कहिए, जो इम्पोर्टेंट इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक, जो हमने ऐसे निकाले हैं और भी क्वेश्चन, या किसी प्रैक्टिस सेट में हमने देखे हैं, या किसी एग्जाम में आए हुए जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो आप उनको बिल्कुल नोट करिए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमें नहीं लगता कि इनमें आपको कोई चीज़ शेष रह गई हो। ठीक, तो आप इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें, और सारी चीज़, अगर आपको कुछ समझ में नहीं भी आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता के हमें बता सकते हैं, तो हम क्लियर आपको और कर देंगे। ठीक, तो आप देखते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण कुंजी है, ये देखते हैं। ठीक, तो आप भी नोट करके लिखने,
किसके, इसी के श्वसन तंत्र के। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा आता है, स्टार बना के लिख लीजिए आप। ठीक, पहला क्वेश्चन जो हमारा होता है वो होता है श्वसन तंत्र का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। श्वसन तंत्र का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो देखेंगे, लिखेंगे यहां श्वसन तंत्र का नियंत्रण मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा होता है। इस चीज को बेटा पहचान लो अभी तुरंत, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है यहाँ पे। अभी हम लोग इन चीजों पे पहुंचे नहीं है। ठीक, अब जब पहुंचेंगे तो आप जानेंगे कि मेडुला ऑब्लोंगेटा कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। ये है क्या, ये मस्तिष्क के पश्च भाग में पाई जाने वाली चीज है। ठीक, हम जब अभी आपको इसी के जस्ट बाद आपको जो चैप्टर पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे तंत्र का तंत्र। ठीक, जो ब्रेन के बारे में पढ़ाएंगे हम। ठीक, नर्वस सिस्टम के बारे में भी हम पढ़ाएंगे, तो आप समझेंगे कि मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या होता है। ये हमारे ब्रेन का पश्च भाग होता है। ठीक, तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है सांस लेने में। सांस जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, श्वसन तंत्र का ये नियंत्रण करता है। ठीक, चीजों का निगलना और उगलना, बाहर निकालना या निगलना उगलना, जो भी चीजें हैं, क्वेश्चन आता है कि बताइए निगलने और उगलने में कौन सा सहायक होता है, तो उसमें भी क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा ही होता है। ठीक, तो अभी आप समझेंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा की इंपॉर्टेंस क्या क्या है, सारी चीजें जानेंगे हम। ठीक, दूसरा पॉइंट यहां पे आता है सांस मापने का यंत्र स्पाइरोमीटर होता है। स्पाइरोमीटर या श्वास मापक यंत्र जो होता है वो क्या होता है, स्पाइरोमीटर। क्या होता है, स्पाइरोमीटर। ठीक, दूसरा, तीसरी बात यहां पे आती है निकल के कि दहन के बाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दहन के बाद ऊर्जा एटीपी के रूप में मिलती है। एटीपी के रूप में। ठीक, कई बार क्वेश्चन आया कि बताइए हमको जो एनर्जी मिलती है वो किस रूप में मिलती है, एटीपी के रूप में। अब एटीपी के रूप में, एटीपी क्या होता है सर, तो देखो सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं तो वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, फिर उसमें किस में चेंज हो गया, ग्लूकोज में, ग्लूकोज के बाद किस में हो गया, ग्लाइकोजन में। अब ये जो ग्लाइकोजन होता है, तो आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बारे में सुना होगा थोड़ा, किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या होता है, ऊर्जा का पावर हाउस कहलाता है, किसका, ऊर्जा का। ठीक, ऊर्जा ग्रह। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है कि एनर्जी को एटीपी के रूप में कन्वर्ट कर देना, ग्लूकोज को या कार्बोहाइड्रेट को या ग्लाइकोजन को किसके रूप में बदल देना, एटीपी के रूप में बदल देना। हमें जो एनर्जी मिलती है वो कितना, एटीपी के रूप में ही मिलती है। ठीक, तो आप क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि बताइए, अभी सब लिखाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ठीक है, लाइसोसोम क्या होता है, ये सारी, राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन की फैक्ट्री किस क्यों कहते हैं, ये सारी चीजें अभी आएंगी, आप परेशान बिल्कुल मत हो। अभी यहाँ पे बात चल रही थी एटीपी की, इसी वजह से हमने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, एनर्जी और पावर हाउस। ठीक, समझ रहे, ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। ठीक, इसी वजह से अब एटीपी का यहाँ पे फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राई फास्फेट। इंपॉर्ट, कई बार क्वेश्चन में पूछा है, अगर पूछ भी ले तब भी आप बताएंगे कि इसका क्या होता है फुल फॉर्म, एडेनोसाइन ट्राई फास्फेट। हमें एनर्जी किस रूप में मिलती है, एटीपी के रूप में मिलती है। ठीक, दूसरी बात होता है कि जो मानव में श्वसन वर्णक होता है वो क्या होता है,
मानव में श्वसन वर्णक जो है वो क्या होता है, वो होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। ठीक, ये तो आप जानते होंगे। लेकिन जो हमारे आर्थ्रोपोडा होते हैं, क्या, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और अकशेरुकी, अकशेरुकी, इनमें जो श्वसन वर्णक होता है वो कौन होता है, वो होता है हीमोसाइनिन। एक बार पूछा है तो इस चीज को हम इसी वजह से लिखा रहे हैं, हीमोसाइनिन। ठीक, तो आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और अकशेरुकी का जो श्वसन वर्णक होता है वो कौन होता है, हीमोसाइनिन होता है। मानव का जो श्वसन वर्णक होता है वो क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ठीक, इतनी बातें हो गई। अब दूसरी बात यहाँ पे जो लास्ट फैक्ट हम बताएंगे आपको, ठीक, वो है, इतनी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी चीजें आप याद करना है, आपको लिखना है। ठीक, अब जो हमारा होता है, जो श्वसन दर होती है, देखो श्वसन दर और हृदय दर ये सारी चीजें अलग होती हैं। ठीक, इनमें कभी कंफ्यूज मत हुआ करो। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए श्वसन दर क्या है, तो तुरंत 72 बार, नहीं, ये नहीं है। 72 बार तो हमारी क्या है, हार्ट बीट है। श्वसन दर जो होती है वो कितनी होती है, 12 से 16 टाइम पर मिनट। तो थोड़ा क्वेश्चन को देखा करें और थोड़ा टाइम दिया करें, थोड़ा समझा करें कि चीज पूछ क्या रहा है। श्वसन दर जो हमारी होती है वो होती है 12 से 16 बार लिख दें, या टाइम पर मिनट भी लिख सकते हैं। ठीक, समझ रहे, किन में, ये भी समझ लें, वयस्कों में। किसमें, वयस्कों में। इसके बाद जो हमारी बात होती है बच्चों में, तो बच्चों में जो श्वसन दर होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, 25 से 40 होती है। कितनी होती है, 25 से 40 टाइम पर मिनट। बुजुर्गों में कम। क्यों कम, तुमने देखा होगा घरों में बुजुर्ग लेटे हैं, क्या है, कह रहे हैं हमारी सांस नहीं निकल रही है, हमारा दम घुट रहा है। ठीक, सांस लेने में तकलीफ, क्यों, क्योंकि उनकी जो श्वसन दर है वो क्या हो गई, कम हो गई। ठीक, तो क्या हो गई, 12 से कम हो गई। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सारे। ठीक, इन चीजों को हमें बहुत ही अच्छे से समझना है कि हमारी श्वसन दर 12 से 16 होती है। और कभी यहीं पे अगर लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं हृदय दर, हम फिलहाल लिखा चुके हैं इस चीज को। जो हमारी हृदय दर या हार्ट बीट होती है वो कितनी होती है, हम इसी वजह से लिखा रहे हैं कि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। वो होती है 72 बार। क्या होती है, 72 बार। और यहीं पे अगर हम कहते हैं कि हमारा बीपी क्या होता है, बीपी ब्लड प्रेशर या रक्तचाप, वो कितना होता है, 120/80। कितना होता है, 120/80। तो ये तीनों चैप्टर के सॉरी, ये तीनों जो हमारे फैक्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। श्वसन दर, हृदय दर और बीपी, इन चीजों में कभी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना है। ठीक, हमने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। बच्चों में 25 से 40 होती है, बुजुर्गों में 12 से कम होती है, और श्वसन दर वयस्कों में जो होती है वो 12 से 16 बार होती है। ठीक, तो हमने आपका श्वसन दर कंप्लीट कर दिया है। ये पूरा, अब हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। इसमें कोई भी चीज़ नहीं छूटी है जो आपको एग्जाम से कोई क्वेश्चन बाहर आया हो। और अगर कोई बचता भी है तो हमारा ये रूल है कि जो भी हमारा चैप्टर होता है उसका एक प्रैक्टिस सेट हम तुरंत 50 से 60 क्वेश्चन का लगाते हैं। ठीक, आपको भी मौका देते हैं, 4 उसमें ऑप्शन होते हैं कि आपने कितना क्लियर किया है। ठीक, तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, तो जो भी क्वेश्चन छूट भी गए होंगे तो उससे आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का चैप्टर यहीं पे हम खत्म करते हैं। और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें।